मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है निबंध एवं भाषा का, जो 6 सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो आपके सामने पेपर होने वाला है निबंध एवं भाषा, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, कौन से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सभी के सभी करवाने वाला हूँ। और आपके सामने पीडीएफ आपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जरूर से डाउनलोड कर ली होगी। मुझे उम्मीद आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। एग्जाम है आज, अच्छे से करके आना भाई, सारे पेपर। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को देखने खत्म होने से पहले पहले या आपके एग्जाम होने से पहले पहले 36,000 सब्सक्राइबर कम करा दो भाई। पूरे 300 सब्सक्राइबरों की और कमी रही है, 36,000 सब्सक्राइबर वो अपने पूरे हो जाएंगे। करो भाई सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि 36,000 सब्सक्राइबर वो अपने पूरे हो जाए। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने। पहला प्रश्न है, निबंध शब्द का क्या अर्थ होता है? निबंध का सामान्य अर्थ किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को क्रमबद्ध तरीके से बांधना होता है। इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करता है। निबंध का क्या अर्थ होता है? निबंध क्या होता है? कोई भी विषय, जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे इस समय आपके सामने भाई जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था पे अगर आप अपनी कोई बात लिखना चाहते हो, है ना, प्रदूषण पे लिखना चाहते हो, है ना, आपके सामने भारत में बढ़ती महंगाई पे लिखना चाहते हो, तो ऐसा कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप अपने विचारों को रखना चाहते हो और इस पे आप अपने स्वतंत्र विचारों को जब लिखते हो, अपने भावों को लिखते हो और क्रमबद्ध तरीके से, कि पहले ये घटना हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, हमें आपके सामने लास्ट निष्कर्ष से, परिचय से लेकर निष्कर्ष तक जब किसी चीज को लिखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है भाई? निबंध कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। इसमें जो कोई भी लेखक होता है उसके व्यक्तिगत विचार भी उसमें जुड़ते हैं। चलिए अगले वाला पॉइंट है, हिंदी निबंध से आपका क्या अभिप्राय होता है? हिंदी गद्य की वो विधा जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचार, अनुभव और भावों को सीमित आकार में कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, उसको क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। मतलब हिंदी गद्य की वो विधा होती है जिसमें कोई भी लेखक है ना, अपने कोई विचारों को कह रहा है, अपने कोई जीवन में उसके जैसे अनुभव इसको करे, और अपने जो फीलिंग, अपने जो भाव है, उनको आपके सामने सीमित आकार में एक कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। कैसे प्रस्तुत करता है भाई? कलात्मक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करता है। मतलब बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आपके सामने उसके जैसे जैसे उसकी थिंकिंग उसके मन में आई, उसके जैसे आपके सामने जो जीवन में उसने एक्सपीरियंस किया, उन सब चीजों को, जो फीलिंग होती है, उन सब चीजों को एक्सपीरियंस करता है, उसी को क्या कहा जाता है भाई? हिंदी निबंध कहा जाता है। इसका उद्भव किस युग में माना जाता है? भारतीय हिंदी निबंध को व्यवस्थित उद्भव आपके सामने भारतेंदु युग में माना जाता है। कौन से युग में माना जाता है? भारतेंदु युग के अंदर आपके सामने इनका आपके सामने मुख्यतः जो पूरा का पूरा उद्भव माना जाता है। इस युग में पत्रकारिता व आधुनिक गद्य के विकास ने निबंध को विशेष गति प्रदान की। बस इस युग में क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको पता है निबंध शैली है ना, वो सबसे ज्यादा प्रचलित इसीलिए हुई क्योंकि आपके सामने जो आधुनिक समय में जो पत्र पत्रिकाएं लिखी जाने लगी। अब पत्र पत्रिकाओं में कोई भी व्यक्ति है, वो अपने व्यक्तिगत विचारों को जो का त्यों रख सकता है। तो यही आपके सामने, इसका उद्भव आपके सामने भारतेंदु युग का माना जाता है। इस युग में उन्होंने अपने पत्रकारिता और आधुनिक गद्य के विकास में हिंदी जो निबंध शैली उसको और आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए, हिंदी निबंध के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान रहा? मतलब हिंदी निबंध के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर निबंध लिखकर हिंदी निबंध को आधुनिक चेतना को सरल व प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रदान की। क्या हुआ? भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, उन्होंने जो निबंध शैली है उसको सिर्फ कुछ एक पॉइंट तक, बिंदु तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग समस्याओं पे, अलग अलग टॉपिकों पर, अलग अलग विषयों पर अपना जो क्या है साहित्यिक निबंध लिखे। जैसे कि सामाजिक, समाज की कोई घटना है ना, उसके ऊपर निबंध लिखे। राजनीति के ऊपर आपके सामने राजनीति कोई घटना देखने को मिलती है, उसके ऊपर निबंध लिखे। और सांस्कृतिक, और जो समाज में जो सांस्कृतिक विषय होते हैं, क्या होते हैं, समाज के अंदर जो सांस्कृतिक विषय होते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने निबंधों को लिखा। हिंदी निबंध को आधुनिक चेतना और सरल और प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रदान की। क्या की? जो हिंदी निबंध शैली है उसको आधुनिक चेतना प्रदान करने का काम किया। क्या किया आपके सामने? आधुनिक चेतना और सरल और प्रभावशाली अभिव्यक्ति, ताकि हर आदमी ना वो उनको बहुत ही आराम से, सरल तरीके से आपके सामने क्या कर सके, पूरी दुनिया के सामने रख सके। मतलब सीधी सीधी बात है, सीधा साफ सरल स्पष्ट बात हम अपनी बात कहा करता, हर आदमी उन्हें समझ जाया करता। चलिए अगले वाला बिंदु है,
हिंदी निबंध के विकास के प्रमुख युग कौन से हैं? तो भारतीय हिंदी निबंध के विकास का युग अलग अलग है। भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो अलग अलग प्रकार के युग देखने को मिलते हैं हिंदी निबंध शैली में। उसमें शुरुआत होती है भारतेंदु युग से, फिर द्विवेदी युग, शुक्ल युग और आपके सामने फिर शुक्लोत्तर युग देखने को मिलता है। तो हिंदी निबंध शैली के बहुत सारे युग देखने को मिले हैं। चलिए, भारतेंदु युगीन निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतेंदु युगीन निबंधों में सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना, हास्य व्यंग्य, तत्कालीन समस्याओं का चित्रण और सरल और बोलचाल की भाषा का। देखो भारतेंदु युग हुआ ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? समाज सुधार पर भी काफी साहित्य लिखा गया। किस बिंदु पर लिखा गया? समाज सुधार पर भी काफी साहित्य वो लिखा गया। समाज के अंदर जो राष्ट्रीय चेतना, उसके ऊपर हास्य व्यंग्य, ऐसा साहित्य लिखा गया जो हंसी मजाक वाला। और अगर कोई समाज में अगर कोई तत्कालीन कोई समस्या हो जाती है, जैसे शिक्षा व्यवस्था पर किसी को लिखना होता था, बोलचाल की कोई भाषा में आपके सामने कोई साहित्य लिखना होता था, तो इस प्रकार का जो साहित्य है वो लिखा जाता था। द्विवेदी युग में हिंदी निबंध की क्या विशेषता थी? तो द्विवेदी युग में हिंदी निबंध की क्या विशेषता थी? द्विवेदी युग में निबंध अधिक गंभीर, विचार प्रधान, ज्ञानवर्धक और सुधारवादी बने। मतलब द्विवेदी युग है ना, उसमें जो निबंध लिखा करते थे वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हुआ करते थे। मतलब कोई भी समस्या है ना, उस पर विचारों को एकदम गहराई में जाकर समझा जाता था कि भाई शिक्षा व्यवस्था है, तुम इन कहीं सुधार करना चाहिए, वह बात भी बताया करता। विचार प्रदान और ज्ञानवर्धक, सामने वाला व्यक्ति जब किसी चीज को पढ़ता था उसको ज्ञान की अनुभूति होती थी। और सुधारवादी की, समाज में कैसे सुधार करना चाहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कैसा सुधार करना चाहिए, कोई भी समस्या उसकी जड़ में जाकर उन सभी चीजों को समझा जाता था द्विवेदी युग में। भाषा की शुद्धता और विचारों की क्रमबद्धता पर भी विशेष बल दिया गया। किस चीज पर? कि जो भाषा है ना, वो इतनी शुद्ध और सरल भाषा का प्रयोग किया जाता था और विचारों को भी एकदम क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जाता था। अगले वाला है, शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हुआ। उन्होंने हिंदी निबंध में गंभीर चिंतन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व साहित्यिक उत्कृष्टता प्रदान की। जो शुक्ल युग है उनका जो नामकरण किसके युग पर है? रामचंद्र शुक्ल पे। उनकी जो निबंध शैली है वो सबसे जबरदस्त थी और उन्हीं के नाम के ऊपर उनके युग का नाम भी रखा गया है। हिंदी निबंध में गंभीर चिंतन की बात करते थे। किसकी बात करते थे? आपके सामने अपना जो साहित्य होता था उसको बहुत ही गंभीर चिंतन उसके अंदर करते थे। चाहे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, कोई भी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसी भावनाएं चल रही है, उसके ऊपर लिखते थे। और साहित्यिक उत्कृष्टता भी देखने को मिलती थी। और क्या देखने को मिलती थी? साहित्यिक उत्कृष्टता भी देखने को मिलती थी। निबंध के प्रमुख प्रकार कौन से प्रकार है? निबंध के बहुत से प्रकार होते हैं। जैसे वर्णनात्मक, कोई भी चीज के बारे में वर्णन कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, कोई आपके सामने किसी स्थान के बारे में बता रहे हो, वो वर्णनात्मक। विवरणात्मक में क्या आता है? कोई यात्रा वृतांत कर रहे हो, कहीं पर घूमने जा रहे हो, उसके बारे में विवरण दे रहे हो, कोई ऐतिहासिक जगह उसके बारे में बता रहे हो। विचारात्मक होता है जब आप कोई भी समस्या पे, समाज की कोई समस्या हो गई, किसी भी चीज पर अगर अपने विचार रख रहे हो तो विचारात्मक। भावात्मक क्या होता है? आप अपनी कोई फीलिंग है, अपनी कोई भावनाएं हैं, उनको आप प्रकट करने का काम कर रहे हो तो वो भावनात्मक होता है। विषयों तथा लेखक की अभिव्यक्ति पद्धति के आधार पर इनका निर्णय किया जाता है कि कैसा विषय होगा, उसी के आधार पर आपके सामने इनका निर्णय है वो मुख्यतः किया जाता है। चलिए, यूनिट नंबर 2 की बात करें, छोटे टाइप क्वेश्चन की। हिंदी भाषा के उद्भव किस भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। सब शुरुआत में आपको पता है भाई संस्कृत भाषा है वो आम समाज में बोली जाती थी। फिर उसका और सरलीकरण करके आपके सामने उससे कौन सी पाली व प्राकृत भाषा देखने को मिली, जिसमें जैन और आपके सामने कौन सा साहित्य? बौद्ध साहित्य लिखा गया, आम जनता तक आपके सामने पहुंचाने का प्रयोग किया गया। फिर आपके सामने स्थानीय भाषाएं हैं, उनका एक दौर देखने को मिला, उसको अपभ्रंश भाषाएं कहा जाता है। और उसके बाद में देवनागरी लिपि आई, फिर हिंदी भाषा से आपके सामने उस लिपि में घटा गया और हिंदी भाषा का वर्तमान रूप देखने को मिलता है। समझ में आ गया? आधुनिक हिंदी का जो आधार है वो सौर सैन्य अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? सौर सैन्य अपभ्रंश से माना जाता है। कौन से अपभ्रंश से माना जाता है भाई? सौर सैन्य अपभ्रंश से माना जाता है। चलिए, हिंदी भाषा के विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी है? तो हिंदी भाषा के विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध व आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं मानी जाती हैं। कौन सी मानी जाती है भाई आपके सामने? संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक आर्य भाषाएं। मतलब वो सीधी सीधी बात है, वही पूरा का पूरा काल है, मैंने बता दिया। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की भारतीय आर्य शाखा से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? जो भारत
भो भारोपीय भाषा की भारतीय आर्य, मतलब सीधी बात है, आर्यों की भाषा बोली जाती है हिंदी को। इसकी भाषा बोली जाती है भाई, आर्यों की भाषा के नाम से आपको हिंदी को जाना जाता है। हिंदी की उपभाषाओं से क्या अभिप्राय है? हिंदी भाषा के अंतर्गत उन व्यापक क्षेत्रीय भाषा रूपों को उपभाषाएं कहलाती है। मतलब हिंदी के अंतर्गत जितनी छोटी छोटी भाषाएं आती हैं, जैसे कि मारवाड़ी आ गई आपके सामने, है ना, बिहारी आ गई, यहाँ आपके सामने भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जितनी भी पहाड़ी हो गई आपके सामने, तो पश्चिमी भाषा हो गई, पूर्वी भाषा हो गई, तो ये सब उपबोलियां होती है। मतलब हिंदी भाषा का जब क्षेत्रीयवाद देखने को मिलता है, उनको उपभाषाओं के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्थानीय बोलियों का भी काफी महत्व रहता है। चलिए, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं कौन सी हैं? हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी भाषा मानी जाती हैं। कौन सी? जो अलग अलग की आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो उपभाषाएं होती है, चाहे पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी भाषाएं होती हैं, वही सब आपके सामने उपभाषाएं कहलाती हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी होती हैं? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, पश्चिमी भाषा हिंदी की प्रमुख बोलियां मानी जाती है। कौन कौन सी बोली जाती है भाई? खड़ी बोली हो गई, कौन सी बोली हो गई भाई? खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, हरियाणवी हो गई, बुंदेली होगी, कन्नौजी होगी, पश्चिमी हिंदी होगी, और यही सब आपके सामने क्या मानी जाती है? पश्चिमी हिंदी की आपके सामने प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और परंपरागत हिंदी भाषा विज्ञान की पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं। तो जो पूर्वी हिंदी है, इसमें पूर्वी जो क्षेत्र आता है ना आपके सामने भारत का, उसमें उसके अंदर आपके सामने चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, उड़ीसा झारखंड के अंदर आपके सामने बघेली भाषा बोली जाती है, और यूपी का जो अवध वाला क्षेत्र वहां पर अवधी भाषा बोली जाती है। और ये सब कौन सी उपशाखाओं में आती है? पूर्वी हिंदी की उपशाखाओं के अंतर्गत आती हैं। आधुनिक मानक हिंदी के आधार कौन सी बोलियां हैं? तो आधुनिक हिंदी के मानकों के आधार पे आपके सामने कौन सी बोलियां हैं? आधुनिक मानक हिंदी की आधार खड़ी बोली है। इसका विकास दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। तो आधुनिक हिंदी है ना, जैसे आपके सामने जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, दिल्ली हो गया, नोएडा, गाजियाबाद, थोड़ा हरियाणा का क्षेत्र, थोड़ा राजस्थान, है ना, थोड़ा आपके सामने थोड़ा सा पंजाब वाला भी टच हो जाता है, ये वाले जो, और थोड़ा इन सब क्षेत्रों में आपके सामने लगभग हिंदी का शुद्ध रूप बोला जाता है ना। हिंदी के लगभग लगभग सब शब्दों को शुद्ध रूप में बोला जाता है, उसी को हिंदी मानक, आधुनिक हिंदी मानक के नाम से जाना जाता है। राजभाषा से आपका क्या अभिप्राय होता है? शासन और प्रशासन के सरकारी कार्यों के लिए संविधान और उसको कानून द्वारा स्वीकृत भाषा को क्या कहा जाता है? आपके सामने राजभाषा कहा जाता है। मतलब शासन और प्रशासन के जितने भी सरकारी कार्य होते हैं ना, सबके सब कार्यों को करने के लिए संविधान जिस भाषा को अनुमति देता है और कानून हमें उस भाषा पर काम करने का अनुमति देता है, उसको क्या कहलाता है भाई? राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? राजभाषा कहलाती है वो। अगले वाला बिंदु है, हिंदी को संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? हिंदी को संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब किया भाई? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा अच्छे से इनको पढ़ लेना भाई। चलिए, यूनिट नंबर 3 की बात करें, दोखा निबंध में लेखक कौन है? दोखा निबंध के आपके सामने लेखक प्रताप नारायण मिश्र है। कौन आपके सामने भाई? प्रताप नारायण मिश्र देखने को मिलते हैं। वे भारतीय हिंदू युग के प्रमुख निबंधकार, पत्रकार व व्यंग्यकार हैं। उनकी भाषा सहज, व्यंग्यपूर्ण और जन सामान्य के निकट है। क्या है? दोखा आपके सामने निबंध है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया। भारतीय हिंदू युग के सबसे प्रमुख निबंधकारों में से एक है। पत्रकार भी काफी बड़े हैं, व्यंग्यकार भी हैं वो अच्छे बड़े, एकदम सहज भाषा में अपने साहित्य का निर्माण करते हैं, व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं और जन सामान्य के निकट साहित्य भी लिखते हैं। और कैसा साहित्य लिखते हैं? आम जनता को पसंद आए ऐसा साहित्य भी उनके द्वारा लिखा जाता है। दोखा निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोखा निबंध में लेखक ने मनुष्य के भ्रम, छल और भारी दिखावे पर व्यंग्य करते हुए विवेकपूर्ण दृष्टि अपनाने का बात किया। और कई लोग घनी बढ़ाई गुण करें खुद की, है ना, जो आपके सामने दिखावा करे, मारकन यो है, वो है, अइया है, भैया है, उनकन किमी को मिले, उनके लिए बात कही गई है। तो दोखा निबंध का यही उद्देश्य है कि जो इंसान अपने भ्रम, छल व भारी दिखावे में अपना जीवन जीते हैं,
उन सब लोगों के लिए आपके सामने क्या किसका ये निबंध लिखा गया है, और हर व्यक्ति से ये निवेदन भी किया गया है कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र की निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रताप नारायण मिश्र की निबंध शैली में हास्य, व्यंग्य, सहजता, बोलचाल की भाषा, मुहावरों का प्रयोग और सामाजिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया गया है। क्या किया गया है? प्रताप नारायण मिश्र की जो निबंध शैली है इसमें हास्य व्यंग्य बहुत देखने को मिलता है कि आपको हंसी मजाक में आपके साथ क्या कर दी जाएगी भाई, आपके ऊपर कटाक्ष कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही सहजता के साथ, किसके साथ? बहुत ही सहजता के साथ आपके ऊपर क्या किया जाता है, आपके सामने आपको बात कही जाती है। ऐसी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग होता है और समाज में अनेकों अनेक प्रकार की जो विसंगतियां देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है? अनेकों अनेक प्रकार की जो विसंगतियां देखने को मिलती है, उन सभी विसंगतियों पर भी तीखा प्रहार किया गया है। क्या किया गया आपके सामने? उन सभी विसंगतियों पर भी तीखा प्रहार आपके सामने किसके द्वारा किया गया? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया है। चलिए अगले वाला बिंदु, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के साहित्यकार थे? प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता, निबंध व व्यंग्य साहित्य का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या प्रताप नारायण मिश्र है ना, ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। कौन से युग के प्रमुख साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता, निबंध व व्यंग्य साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन्होंने हिंदी पत्रकारिता से संबंधित साहित्य लिखा है ना, हिंदी पत्रकारिता से संबंधित निबंध और व्यंग्य से संबंधित अपना साहित्य उनके द्वारा लिखा गया। कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? कवि और कविता लेखक के आपके सामने लेखक कौन है? कवि और कविता निबंध के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कवि और कविता नामक आपके सामने जो निबंध है वो लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? कवि और कविता नामक आपके सामने जो निबंध लिखे गए हैं। उन्होंने हिंदी भाषा और के परिष्कार, आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का जो विकास है उसमें उनके द्वारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया गया है। कवि और कविता में निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? कवि और कविता में कवि अपने व्यक्तित्व, काव्य की प्रकृति और उपयोगिता तथा समाज और मानव में कविता के महत्व है। कवि और कविता में क्या बताया कि कोई भी आदमी जब कविता लिखे तो वो कविता के अंदर को व्यक्तित्व नजर आना चाहिए, है ना। कोई भी काव्य लिखा तो वो काव्य की प्रवृत्ति कहीं की होनी चाहिए और उसकी समाज में की उपयोगिता होनी चाहिए। उन सब चीजों के बारे में अपना साहित्य वो लिखा गया है। समझ में आ गया? चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली कैसी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो निबंध शैली है उसको विचार प्रधान है। जब आप पढ़ोगे तो आप विचारों में, गहनता के विचारों में डूब जाओगे। तर्कपूर्ण, आप क्या करोगे? आप तर्क करना सीखते हो। कोई भी घटना हुई ना, क्यों हुई, उसके पीछे क्यों हुई, लॉजिक पूछोगा। स्पष्ट व गंभीर और शिक्षाप्रद है। आप अपनी बातों को साफ और स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हो। उनकी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी, और उन्होंने कैसी भाषा प्रयोग किया है? एकदम खड़ी बोली का प्रयोग किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर कौन सा साहित्यिक युग प्रसिद्ध है? आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए नाम पर द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर प्रसिद्ध है। इस युग में भाषा परिष्कृत, राष्ट्रीयकृत और सामाजिक सुधार को महत्व मिला। इस युग में क्या है? एकदम सही भाषा का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीयता और आपके सामने सामाजिक सुधार में भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगले वाला बिंदु है कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म के निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। वे हिंदी के किसी प्रसिद्ध निबंधकार, कहानीकार थे और विद्वता और व्यंग्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? वे हिंदी के मतलब जो कछुआ धर्म जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वो निबंध भी लिखे हैं और निबंध इस शैली में लिखे जाए उन्हें चिंत पढ़ो ना तो साथ के साथ आपने थाने कहानी जाए को महसूस हुए। वे अपनी विद्वता और व्यंग्यतापूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध है। उनके द्वारा जो साहित्य लिखा जाता है उस साहित्य के अंदर विद्वता और आपके सामने व्यंग्यतापूर्ण शैली के लिए जाना जाता है। कछुआ धर्म से आपका क्या अभिप्राय है? कछुआ धर्म से आपका आशय है संकट या चुनौती का सामना करने की बजाय कछुए की तरह अपने भीतर समझ जाना। भाई कई लोगों की आदत है जब जिंदगी में अगर समस्या हो ना तो को सामना कौन करे में, वो सामना करने के बजाय उस हार के दूर भागे। तो अया का लोगों के लिए यो लिखो गया है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है? कौन से आपके सामने भाई जो बाजार दर्शन है उस निबंध के लेखक कौन है भाई? जैनेन्द्र कुमार।
कौन है भाई आपके सामने? जो जनेंद्र कुमार है वो आपके सामने कौन है भाई? आपके सामने बाजार दर्शन नामक जो निबंध है, कौन सा निबंध है? बाजार दर्शन नामक जो निबंध है उसके लेखक माने जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा? बाजार, उपभोक्तावाद, आवश्यकता व मनुष्य की मानसिकता का विचारपूर्ण विश्लेषण किया है। बाजार दर्शन नामक जो साहित्य है वो जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया भाई? जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने बाजार में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उपभोक्तावाद कैसे काम करता है और मनुष्य की आवश्यकताएं और मनुष्य की मानसिकता होती है, उस पर अपने विचारों को रखने का, जो का त्यों रखने का काम किया है। अगले वाला बिंदु है बाजार दर्शन में निबंध का मुख्य विषय क्या है? बाजार दर्शन का मुख्य विषय बाजारवाद और उपभोक्तावाद की मानसिकता है। क्या आपके सामने बाजार दर्शन का मुख्य विषय क्या भाई? बाजारवाद और उपभोक्तावाद की मानसिकता है। कोई भी इंसान है वो आपके सामने बाजारवाद के अंदर उपभोक्तावाद की मानसिकता है। लेखक आवश्यकता के अनुसार वस्तु खरीदने और बाजार के आकर्षण। अरे सीधी सीधी बात है, कोई आप बाजार में चीज खरीदने जाओ, मान लो कि एक शर्ट खरीदने न जाओ, उसके साथ 4 शर्ट और खरीद जाओ। क्यों खरीद जाओ? क्योंकि बाजार बनाए हुए के लिए जाए कि ज्यादा से ज्यादा चीज इंसान खरीद सके, है ना। बाजार में जनेंद्र कुमार यही कहना चाहे कि बाजार में जाके इंसान यो भूल जाए कि अपना ने के खरीदना चाहिए, के नहीं खरीदना चाहिए। खरीदने के लिए आयो कुछ और खरीद ले जा कुछ, क्योंकि बाजार आकर्षित करता आपको और आपको उस आकर्षण से बचना होता है। बाजार के जादू से क्या अभिप्राय है? बाजार की चमक दमक वस्तुओं का आकर्षण मनुष्य को आवश्यक वस्तुओं खरीदने की इच्छा उत्पन्न करता है और इसी प्रभाव से लेखक ने बाजार का जादू कहा है। बाजार की चमक दमक और वस्तुओं का आकर्षण मनुष्य को अनावश्यक, मतलब बाजार में यहाँ की जाओगा ना, सुंदर सुंदर चीज लाकेड़ी मिलेंगे कि सही तरीके से व्यवस्थित क्रिया से मिलेंगी, जिससे कहते भ्रमित हो जाओगा। जो चीज थान करना चाहिए, जो चीज नहीं करनी चाहिए, उनका चीज में भ्रम में पड़ जाओगा। जनेंद्र कुमार के निबंध शैली की क्या विशेषता है? जनेंद्र कुमार की शैली विचारात्मक है। जब उन पढ़ोगा तो तुम्हारे दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार का विचार चलेगा। चिंतन प्रधान है, आप चिंतन में पड़ जाते हो। प्रश्नात्मक व मनोवैज्ञानिक है, आपके मन में अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न है वो उठते हैं और मनोवैज्ञानिक शैली में भी देखने को मिलती है। किस शैली में देखने को मिलती है? मनोवैज्ञानिक शैली में भी देखने को मिलती है। वे सरल भाषा के जीवन की गंभीर समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। वे सरल भाषा में, मतलब एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रखने के लिए इतना प्रसिद्ध है कि आपका सामने उन्हें पढ़ना पर आदमी को आपके सामने क्यों जावे की बात करते हैं। मातृभूमि निबंध के लेखक कौन है? मातृभूमि निबंध के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है भाई? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा मातृभूमि निबंध लिखा गया है। इनके भारतीय संस्कृति, इतिहास व कला के प्रसिद्ध विद्वान व निबंधकार हैं। वे क्या भारतीय संस्कृति पर उनके द्वारा साहित्य लिखा गया, इतिहास और कला के ऊपर उनके द्वारा साहित्य लिखा गया। मातृभूमि निबंध का केंद्रीय भाव क्या है? मातृभूमि में लेखक भूमि, जन व संस्कृति की परस्पर संबंध को स्पष्ट करते हैं। मातृभूमि में क्या भाई आपकी अपनी जो मातृभूमि है ना, इकले बात कही गई है कि कया कोई इंसान अपनी जमीन से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए, है ना। उसकी संस्कृति को मैं तो समझना चाहिए, है ना। अपनी जो संस्कृति है उसके प्रति आपके सामने प्रेम, श्रद्धा और कर्तव्य की भावना हमेशा उसके अंदर रखनी चाहिए। मातृभूमि के प्रमुख घटक कौन से हैं? लेखक के अनुसार पृथ्वी, जन, संस्कृति और मातृभूमि के प्रमुख घटक माने जाते हैं। लेखक के मानो पृथ्वी होगा, पृथ्वी, जन और संस्कृति मातृभूमि के प्रमुख तत्व होते हैं। मातृभूमि के आपके सामने क्या बताया गया कि कौन कौन सी चीजें, पृथ्वी होगी, जनता होगी, संस्कृति होगी, ये सब क्या मातृभूमि का अभिन्न हिस्सा है और यही तीनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? मातृभूमि को समृद्ध बनाने का काम करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसके द्वारा लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। वे भी प्रसिद्ध आपके सामने निबंधकार और आलोचक के रूप में उनको जाना जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून किसका प्रतीक है? मनुष्य की भाई पल्या का समय होया करतो, है ना। तो वो हिंसक प्रवृत्ति को आदमी होया करतो। मनुष्य है ना, पहले जब शुरुआत हो रहे तब कठिया हथियार दरिया, तब आदमी आपका नाखूना से शिकार करतो, आदमी मानो होया करतो जना। बाद में तो बाठा रण का हथियार तो बाद में बनाए हैं। तो यही चीज बताई गई कि मनुष्य का जो नाखून बढ़ना है ना भाई, यही चीज बताओ कि मनुष्य कितना हिंसक है। तो ये आपके सामने पूरा पूरा